आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम। कल हमने पढ़े थे, इनके कुछ टेक अवे पॉइंट्स थे, ठीक है, थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और इनके बारे में हमने जाना था। आज हम पढ़ेंगे अ मिनरल स्टेट, रेफर टू द पेज, ओके सो एंड सो द क्लर्जी। वापस से इसका एक थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा। चर्च जो है पावरफुल इंस्टीट्यूशन होता था। पोप जो है हेड होते थे कैथोलिक चर्च के, रहते थे रोम में। बिशप्स जो हैं वहाँ के रिलीजियस नोबिलिटी यानी कि हाई प्रोफाइल, उनका एक प्रिविलेज्ड प्लेसमेंट होता था, डेजिग्नेशन होता था सॉर्ट ऑफ। चर्च जो है मेजर रोल प्ले करते थे मिडिवल यूरोपियन को, जो सोसाइटी रहती थी, उनका समाज जो रहता था उस समय में, उनको इन्फ्लुएंस करने में यानी उनको गाइडेंस देने के लिए ये कलेक्ट करते थे टिथित, जो टैक्स होता था पीजेंट से लिया जाता था, ठीक है। फिर है चर्च की सेरेमनीज जो है वो कुछ फ्यूडल कस्टम्स जो पहले हुआ करते थे फ्यूडलिज्म के दौरान, उनसे कॉपी करी हुई थी, ठीक है, उन्होंने उनसे ली हुई थी। कुछ क्रिश्चियंस जो हैं वो आइसोलेशन में रहना पसंद करते थे, यानी अकेले एरिया में रहना पसंद करते थे, और वो टाउन्स में रहना पसंद करते थे। और वो जिस एरिया में रहना पसंद करते थे उनको बोलते थे एवीज, ठीक है। फिर है नोबिलिटी। द वर्ड फ्यूडलिज्म जो है वो ड्राइव हुआ है जर्मन वर्ड फ्यूड से, जिसका मतलब होता है एक टुकड़ा हिस्सा लैंड का। और फ्यूडलिज्म जो है उस सोसाइटी के अंदर डिवीजन करता था, ठीक है। मिडिवल फ्रांस के दौरान, सॉरी मिडिवल पीरियड के अंदर फ्रांस, इंग्लैंड और दूसरे सर्दर्न इटली के अंदर ये मिडिवल डिवीजन हुआ है फ्यूडलिज्म के नाम पे, ठीक है। ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन रिलेशनशिप था एक तरीके से, ठीक है। खेती बाड़ी का रिलेशनशिप था लॉर्ड और पीजेंट्स के बीच में, जिसमें लॉर्ड अपने लैंड पर पीजेंट्स को बोलते थे कि आकर के काम करो और अपनी फ्री सर्विसेज दो, ठीक है। ये था फ्यूडलिज्म का मेन एजेंडा। फिर नोबिलिटी जो है वो एक प्रिविलेज्ड रोल था, ठीक है, सोशल प्रोसेस था जो पूरे लैंड को कंट्रोल करता था। ये अपने साथ में ट्रूप्स, जिनको बोलते थे फ्यूडल लेवीज, वो अपने साथ में रेस करा करते थे। जो राजा थे फ्रांस के उस समय, वो लोगों से जुड़े हुए थे सिस्टम के तौर पे। उस सिस्टम का नाम था वेसलेज, ठीक है। और राजा एक्सेप्ट करते थे सेगनोर यानी कि लॉर्ड को एज अ सीनियर, ठीक है। नोबिलिटी लिव्ड इन अ मैनर हाउस, और नोबिलिटी जो है वो मैनर हाउसेस में रहते थे। कैवलरी जो सवार होते हैं, जो घोड़े पर बैठ करके और आयरन वाला जो पूरा अटायर होता है उसको कैरी करके लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। और पीजेंट सोल्जर्स जो इनके फुट सोल्जर्स होते थे, उनको उनके लिए यूज़ किया गया है। इनको नाइट्स बोला करते थे। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होगा, कैवलरी जो है उनको नाइट्स बोला करते थे, ठीक है। मिनिस्ट्रल्स और बार्ड्स जो हैं, जो गाने बजाने वाले होते हैं, वो फ्रांस में घूमा करते थे, और राजा और नाइट्स जो होते हैं उनकी उपलब्धियाँ और उनकी ब्रेवरी के गीत गाया करते थे। अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके। अब पीजेंट्री जो है, पीजेंट्स एंड सर्व्स वर टू काइंड्स ऑफ कल्टीवेटर्स इन मिडिवल यूरोप के अंदर। पीजेंट्स और सर्व्स दो तरह के कल्टीवेटर्स यानी कि खेत में काम करने वाले लोग हुआ करते थे मिडिवल यूरोप के अंदर, यानी कि मिडिवल पीरियड में यूरोप में। फिर फ्री पीजेंट लेबर्ड फॉर कल्टिवेटिंग द लॉर्ड्स फील्ड टू प्रोवाइड लेबर रेंट। अब क्या होता था, इस एक समय पे आने के बाद में इन्होंने पीजेंट्स ने फ्री में काम करना बंद कर दिया और उनको रेंट देने लग गए, वो किराया देने लग गए। दे पेड डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेली, ये एक डायरेक्ट टैक्स देते थे जिसको नाम था टेली, ठीक है। ये देते थे राजा को। यूरोपियन मोनार्क्स जो है तब बोले जाने लगे न्यू मोनार्क्स के नाम पे। मोनार्की क्या होती है, जहाँ पे सिर्फ वन रूल होता है, वन मैन रूल होता है। एंग्लो सेक्सन्स एक ग्रेट काउंसिल था, एक बहुत बड़ा काउंसिल था, जिसमें किंग जो है वो कोई भी टैक्स लगाने से पहले इनसे डिस्कस करता था, डेवलप करता था पार्लियामेंट के अंदर इस पॉइंट को। पार्लियामेंट डेवलप हुई थी और उसके अंदर दो हाउसेस हुए थे, मेनली हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसके अंदर सारे हाई प्रोफाइल लोग थे, लॉर्ड्स और क्लर्जी थे, जो लॉर्ड्स जो अपनी ज़मीन पे काम करवाते थे, और क्लर्जी जो चर्च से रिलेटेड लोग होते हैं। और दूसरा हाउस था हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी जिसमें सारे ये जो गरीब तबके के लोग होते हैं, पीजेंट्स जो काम करते थे, सर्व जो काम करते थे, वो लोग। English monarch Charles the First ruled England from 1629 to 1640 without calling the parliament। इन्होंने जो पहले इंग्लिश मोनार्क रहे हैं चार्ल्स द फर्स्ट, ठीक है, इन्होंने 1629 से 1640 तक रूल किया है बिना पार्लियामेंट का यूज़ करे हुए। अब फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे थे सोशल और इकोनॉमिक रिलेशंस को, इकोनॉमिक रिलेशंस को, पहला फैक्टर था एनवायरनमेंट, दूसरा था लैंड का यूज़, तीसरा था एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, और फोर्थ था अर्बनाइजेशन। अब कैथेड्रल टाउन्स हमने पढ़ा था, जैसे कि कैथेड्रल टाउन्स जो है वो डेवलप होने लगे थे, तो कैथेड्रल डेवलप होने लगे थे, ये चर्च से थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। ये फ्रांस के अंदर डेवलप होने लगे थे और ये बिलोंग करते थे किसको, मोनेस्ट्रीज को।
कैथेड्रल्स जो हैं वो स्टोन से बनाए जाते थे। अब इनके आसपास जो है बहुत ही पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी, इनके आसपास जो है छोटे टाउन्स डेवलप होने लगे थे, और इनके जो कैथेड्रल की विंडोज़ हुआ करती थी वो रंग बिरंगे कांचों से सजाई जाती थी, जिसके अंदर जैसे अपने इंडियन कल्चर के अंदर स्कल्पचर्स बनाए जाते थे और स्टोरीज बताई जाती थी, वैसे ही ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पीसेस के कांच से एक पिक्चर्स ही बनाते थे, जिससे आपको उस समय का सीन समझ में आए। और इनके कलरफुल कांच को यूज़ करने का ये भी रीज़न था कि भाई इनको बाहर जब सूरज उगता था, जब सनराइज़ होता था, तो बाहर से अंदर बहुत अच्छी रोशनी आती थी, और जब ये शाम के समय जब सनसेट होता था तो ये इन जो कैथेड्रल के अंदर ये कैंडल्स जलाते थे, उसमें भी उससे बाहर के लोगों को एक अच्छा व्यू मिलता था। ठीक है, ये छोटे छोटे रंग बिरंगे कांचों से सजाते थे। ठीक है, और ये अब उन पिक्चर्स के अंदर क्या डिस्क्राइब करते थे, ये जो बाइबल की स्टोरीज हुआ करती थी उसको डिस्क्राइब करते थे। ठीक है, उन पिक्चर्स से। वेल नोन मोनेस्ट्रीज हुई हैं अपने टाइम की। पहली थी सेंट बेनेडिक्ट इटली के अंदर 529, और दूसरी थी क्लनी इन बर्गंडी के अंदर 910। अब क्राइसिस क्या आया था 14th सेंचुरी के अंदर, यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी थी, क्राइसिस होने लगे थे, बीमारियां फैलने लगी थी, रिसेशन आ गया था, फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गया था। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले क्या आया था, नॉर्दर्न यूरोप बाय द एंड ऑफ द 13th century द वार्म समर्स ऑफ द previous 300 years had given way to bitterly cold summers. Seasons for growing crops were reduced by a month. अब यहाँ पर सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, और समर्स जो है वो नहीं रहती थी। अब ज़्यादा सर्दी में जैसे आपको पता है दोनों ही सीवियर कंडीशन होती हैं, समर ज़्यादा हो जाए या विंटर्स ज़्यादा हो जाए, दोनों में ही क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे समर्स जो है बहुत शॉर्ट हो गई थी, और कोल्ड विंटर्स जो है बहुत ज़्यादा सीवियर कोल्ड विंटर्स जो है बहुत ज़्यादा लंबे के लिए एक्सटेंड हो गई थी, जिससे इनके पास में सिर्फ एक मंथ बचा था जिसमें ये अपनी क्रॉप्स को उगा पाए। अब कुछ क्रॉप्स जो होती हैं उनको थोड़ा एक पर्टिकुलर पीरियड लगता है, कुछ 1 महीने में, कुछ 15 दिन में, कुछ 2 महीने के अंदर उगती हैं, प्रॉपर टाइम पीरियड होता है। तो उससे क्या हुआ था, अब इनके पास में क्रॉप्स उगाने के लिए समय भी कम हो गया था, और इनके पास में वैरायटी भी कम हो गई थी। Trade was hit by a severe shortage of metal money because of a shortfall in the output of silver mines in Austrian Serbia. व्यापार ठप हो गया था, व्यापार कम हो गया था, क्योंकि ये जो पैसे बना रहे थे उस समय सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के चला रहे थे। अब वो चांदी जो है इनको मिल नहीं रही थी, ऑस्ट्रिया और सर्बिया की जो माइंस थी वो उनमें नहीं इतना स्टॉक बचा था। तो इन्होंने क्या करा, इनका जो पहली बात तो इन्होंने क्या फेस करा, इन्होंने फेस ये करा कि इनकी शॉर्टेज हो गई मेटल मनी की। This forced government to reduce the silver content of the currency and to mix it with cheaper metals. अब क्या हुआ, जब इनके मेटल जो है वो कम हो गया तो इन्होंने मिक्स करा उसके साथ में चीपर मेटल, यानी सस्ता मेटल जो है वो इन्होंने मिक्स करना शुरू करा, और सिक्के बनाने लगे, चांदी के साथ में दूसरा मेटल मिला करके ये अपने सिक्के चलाने लगे। Ships carrying goods from distant countries had started arriving in European ports. अब शिप जो सामान लेकर के आ रहे थे दूर दराज के देशों से, वो यूरोपियन पोर्ट्स पर आने लगे। ठीक है, अब शिप के अंदर सामान के साथ में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, द शिप्स केम विद रैट्स कैरिंग डेडली बर्बोनिक प्लेग इन्फेक्शन, द ब्लैक डेथ जिसको बोला जाता है। सामान के साथ में चूहे आ रहे थे, और चूहों के साथ में बीमारी आ रही थी। ठीक है, बिबोनिक प्लेग के नाम से वो इन्फेक्शन फैला था, जिसको ब्लैक डेथ बोला जाता है, जो कि बहुत ही सीवियर था, और एक बहुत बड़ी उसमें जैसे कि अभी कोरोना फैल रहा है उसी तरीके से, उससे थोड़े शॉर्ट लेवल पे ये भी यूरोप के अंदर फैल गया था। कोरोना तो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है थैंक्स टू चाइना, लेकिन यहाँ पर जो है ये बाकी यूरोपियन पोर्ट्स पर यूरोप के अंदर फैला थी ये प्रॉब्लम। देन पॉलिटिकल चेंजेस क्या आए थे, 15 से 16 सेंचुरी के अंदर यूरोपियन किंग्स जो है वो अपनी मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए थे, और जो नए मोनार्क्स आए थे जैसे कि लुइस 11 इन फ्रांस, और मैक्सिमिलियन ऑस्ट्रिया, और हेनरी जो है इंग्लैंड, और इजाबेल और फर्दिनांद स्पेन के अंदर, वो एब्सोल्यूटिस्ट रूलर्स रहे हैं जिन्होंने प्रोसेस शुरू करा था स्टैंडिंग आर्मीज। यानी इन सारे जो ये रूलर्स रहे हैं इन्होंने सब ने धीरे धीरे अपनी आर्मीज और फाइनेंशियल पावर को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया था कि मिलिट्री सपोर्ट भी होना बहुत ज़रूरी है और स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में आपको पता नहीं कि कौन सा देश जो है आप पर हमला करते उस हिसाब से। डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म
and lordship in the 16th century paved the way for the rise of nation state in Europe. अब जो पहले से फ्यूडलिज्म चला हुआ आ रहा था और लॉर्डशिप चली हुई आ रही थी, उसका क्या हुआ, वो ख़त्म होने लगी 16th सेंचुरी के अंदर। जो वो लोग अपने पीजन से फ्री में काम करवा रहे थे और अपना हक जमा रहे थे सब जगहों पे और अपना ही कंट्रोल रखते थे, वो क्या धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। और इससे क्या होने लगा, नेशन स्टेट जो है यूरोप के अंदर प्रॉपरली फॉर्म होने लगे, ये गवर्नमेंट फॉर्म होने लगी। French, German, Russian revolutions took place in 1789, 1848 and 1970 CE, 17 CE रिस्पेक्टिवली। अब फ्रेंच, जर्मन और रशियन रेवोल्यूशन जो है वो होने लगे थे 1789 के अंदर, 1848 के अंदर और 1917 के अंदर। These revolutions inspired the people across the world and gave a rich legacy of liberty and equality to reconstruct the society in a new way. अब ये revolutions जो हुए, इससे लोगों ने दुनिया भर के अंदर लोगों को एक सोच मिली, एक व्यू पॉइंट मिला कि हमें भी अपनी हक के लिए लड़ाई करनी चाहिए, हमारी सोसाइटी भी नए तरीके से बननी चाहिए और हमें भी इक्वली सब तरफ से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ठीक है। राइज ऑफ द फोर्थ ऑर्डर, नए मैम, टाउन्स। यस। ये पॉलिटिकल चेंज का फर्स्ट पॉइंट इसको शॉर्ट में बताओ ना एक बार। अच्छा, यानी कि यूरोपियन जो राजा रहे हैं उस समय में 15th और 16th सेंचुरी के अंदर, उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर्स को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करा और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करा। क्या होता है, जैसे आज के समय में हम देखें तो इंडिया ने अभी रफेल जो है मंगाए थे। ठीक है। इंडिया क्या कर रहा है, अपनी मिलिट्री पावर्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, भले ही उसकी इकोनॉमी जो है अभी बहुत ही वीक इन स्टेट में है, बहुत ही ख़राब स्टेट में है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि मिलिट्री पावर जो है वो प्रॉपर रहे। उसी तरीके से चाइना जो है वो भी अपनी मिलिट्री पावर को इम्प्रूव करने में लगा हुआ है। यानी सारे देश जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए या किसी और तरह के ये जो जेट्स होते हैं, फाइटर प्लेन्स होते हैं, इस तरीके से देखा जाए तो सब अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में किसी का कोई भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहली बात फ्यूचर की, कौन सा देश आप पे कोशिश कर दे आप पे हमला करने की, भले ही वो पाकिस्तान हो या चाइना। अब पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि उसकी भी मिलिट्री पावर जो है वो इम्प्रूव हो जाए, लेकिन इतना हो नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा है वो। ठीक है। उनको असिस्टेंस इतना नहीं मिल रहा है जो कंट्रीज़ के, जैसे फ्रांस के, ऑस्ट्रिया के, इंग्लैंड के, स्पेन के। ठीक है। ये सब भी क्या कोशिश कर रहे थे, अपनी आर्मीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ये अपनी आर्मीज़ को प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, उनको फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग कर रहे थे और सारी चीज़ों में अपनी कंट्री को सेफ गार्ड कर रहे थे कि कोई सा भी देश आकर के अगर इन पर हमला करता है तो ये प्रॉपरली उसको जवाब दे पाए। समझ आया? यस मैम। ओके। देन हम थे, ओके, फोर्थ ऑर्डर क्या था, चैप्टर का नाम है थ्री ऑर्डर्स। अब हमारा यहाँ पे राइज हुआ है फोर्थ ऑर्डर का, जिसमें नए टाउन्स और टाउन के लोग जो हैं उनका एकदम से शुरुआत हुई है डेवलपमेंट की। एक्सपेंशन हुआ था एग्रीकल्चर में। एक्सपेंशन इन एग्रीकल्चर वाज अकम्पेन्ड बाय ग्रोथ इन थ्री रिलेटेड एरियाज, पॉपुलेशन, ट्रेड एंड टाउन्स। पहले के लोगों के पास में क्या होता था, सिर्फ एक बेसिक उनके पास में एम्प्लॉयमेंट होता था कि वो खेती बाड़ी करते थे। अब जब खेती बाड़ी बढ़ने लगी, ठीक है, तो अब इसके तीन रिलेटेड एरियाज क्यों थे, क्यों खेती बाड़ी बढ़ रही थी, तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, व्यापार बढ़ रहा था और टाउन्स बढ़ रहे थे। पॉपुलेशन बढ़ रही थी, अच्छा, पॉपुलेशन की वजह से टाउन्स जो हैं वो बढ़ रहे थे, टाउन्स बढ़ रहे थे तो ट्रेड बढ़ रहा था। ये भी एक दूसरे से इंटरलिंक आप कर सकते हैं। ठीक है। The towns of the Roman Empire had become deserted and ruined after its fall. अब जो रोमन एम्पायर के टाउन्स जो थे, अब क्योंकि ये रेवोल्यूशंस भी आए हैं, बीमारियां भी फैली हैं 14th सेंचुरी 16th सेंचुरी के अंदर, चेंजेस आए हैं सब तरीके से, तो कुछ टाउन्स जो हैं वो क्या हुए थे, फेल हो गए थे, यानी कि उनका कम हो गया था, उनका एम्प्लॉयमेंट कम हो गया था, वहाँ पर रिसेशन आ गया था हर तरफ से। But the 11th century, as the agriculture increased and became able to sustain higher levels of population, towns began to grow again. लेकिन 11th सेंचुरी के अंदर वापस से एग्रीकल्चर जो है वो इंक्रीज़ होने लगा और पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लगे और टाउन जो है वापस फलने फूलने लगे, ग्रो करने लगे। Towns offered the prospect of paid work and freedom for the lord's control for young people from the peasant families. अब जो peasant families यानी छोटे तबके के लोग जो थे, उनके जब बच्चे बड़े हो रहे थे तो उन लोगों को टाउन ने क्या करा,
कि बोले कि आप लॉर्ड से जो आपको काम, आपके पेरेंट्स को काम करवाते थे, आप उस चीज़ से बिल्कुल फ्री रहिए, ठीक है, और उनके कंट्रोल से फ्री रहिए, और आपको पेड हिसाब से काम मिलेगा, यानी आपको अब एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा, साथ साथ आपको उसकी सैलरी भी मिलेगी, और आप बिल्कुल फ्री रहेंगे लॉर्ड के कंट्रोल से। ये टाउन्स के अंदर होने लगा। द बिगर टाउन्स हैड पॉपुलेशंस ऑफ अबाउट 30,000, और बड़े जो टाउन होते थे उस समय उनकी पॉपुलेशन क्या हुआ करती थी, 30,000। दे कुड बी सेड टू हैव फॉर्म्ड अ फोर्थ ऑर्डर, और इसीलिए उनको कहा जा सकता है कि ये एक फोर्थ ऑर्डर हो गया था, ठीक है, फोर्थ ऑर्डर शुरू हो गया था। अब है कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि गिल्ड। द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वाज द गिल्ड। बेसिस जो है किसी भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का वो होता है गिल्ड। ईच क्राफ्ट और इंडस्ट्री वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ गिल्ड। हर क्राफ्ट और इंडस्ट्री जो है वो गिल्ड के द्वारा ही बनाया जाता है। और गिल्ड क्या होता है, एक सोसाइटी होती है, ठीक है, an association which control the quality of the product and its price and its sale. अब गिल्ड क्या होता है, किसी भी क्राफ्ट और इंडस्ट्री के अंदर एक सोसाइटी एसोसिएशन होता है जो उस इंडस्ट्री के अंदर बनने वाले सामान की प्राइस, उसकी सेल और उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करता है। The guild hall was a feature of every town. It was a building for ceremonial functions and where the heads of all guilds meet formally. अब क्योंकि ये गिल्ड्स जो हैं वो एक एसोसिएशन है, तो इन्होंने अपना एक सेरेमोनियल एक गाइड हॉल, गिल्ड हॉल बनाया, जिसके अंदर क्या होते थे, इनसे रिलेटेड कोई भी सेरेमनी होती थी तो ये वहाँ पे फॉर्मली मिलते थे, बैठते थे, फंक्शंस होते थे इनके, डिस्कशंस होते थे, मीटिंग्स होती थी, ठीक है। Sources: Hever Castle in England, Salisbury Cathedral in England, Namur Castle in France, Canterbury Tales written by Chaucer। अब इसके सोर्सेज जिससे ये हमें पता पड़े कि गिल्ड हुआ करते थे वो ये हैं। इम्पॉर्टेंट टाइमलाइंस क्या रही हैं? अर्ली हिस्ट्री ऑफ फ्रांस रेफर, अच्छे तो पेजेस हैं, आपको आपके बुक के अनुसार जो है आप इस पे देख सकते हैं। कीवर्ड्स क्या रहे हैं? फ्यूडलिज्म और एबे। Doomed to many men's 13th century French poem to sung recounting the adventures of night। अब यहाँ पे जो वो बार्ड्स आपको डिस्कस किए गए थे, ठीक है, वो बताए गए हैं कि कैसे उन्होंने, एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे कि कौन उनके एडवेंचर्स जो होते थे नाइट्स के, उनकी मतलब एक पोम का नाम दिया गया है, उसके बारे में आपको बताया गया। इस पोएम के अंदर नाइट्स की ब्रेवरी और उनके जो उन्होंने एडवेंचर्स किए उसके बारे में है। मोनेस्ट्री, द वर्ड मोनेस्ट्री जो है वो निकाला गया है वर्ड, ग्रीक वर्ड मोनोस, जिसका मतलब होता है समवन जो अकेला रहता है, समवन हु लिव्स अलोन। देन वी हैव द ब्लैक डेथ, जो ये बीमारी आई थी उसके लिए बोला गया है। शिप्स विद रैट्स कैरिंग द डेडली bubonic प्लेग इन्फेक्शन इन वेस्टर्न यूरोप बिटवीन 1347 एंड 1350। इस 1347 से 1350 के अंदर ये बीमारी बहुत फैली थी, इसको नाम दिया गया ब्लैक डेथ। फिर फोर्थ ऑर्डर, द बिगर द टाउन्स हैड पॉपुलेशंस ऑफ अबाउट 30,000 एंड दिस दे कुड बी सेड टू हैव फॉर्म्ड अ फोर्थ ऑर्डर। इसीलिए इसको बोला जाता है फोर्थ ऑर्डर, क्योंकि यहाँ के जो टाउन्स होते थे वो करीबन 30,000 की पॉपुलेशन के होते थे। सो ये थे आपके टेक अवे पॉइंट्स चैप्टर द थ्री ऑर्डर्स के। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, भले ही वो टेक अवे पॉइंट्स हो या चैप्टर हो, तो आप पूछ सकते हैं। टेक अवे पॉइंट्स आपने अपलोड कर दिए क्या आपने? हाँ बेटा, कर दिए हैं अपलोड वहाँ पर, आप वहाँ पे उनको डाउनलोड करके ले सकते हैं और उनको पढ़िए। ये टेक अवे पॉइंट्स जो होते हैं ना, ये आपको एक पूरे समरी की तरह होते हैं कि आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है ना वो समझ में आ सके कि चैप्टर के अंदर दिया क्या गया है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आई गेस? अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए, सॉल्व हो जाएंगी आपकी प्रॉब्लम्स। अदरवाइज फिर हम कल जो है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन और आंसर्स जो है वो भी मैंने अपलोड कर दिए गए हैं, आप आराम से वहाँ से देखिए प्लीज़। जो बेसिक क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो अपनी कॉपी में आप नोट डाउन करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ कॉपिंग एवरीथिंग। ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वही उतार लीजिएगा। ओके। ओके बेटा, हैव अ ग्रेट डे अहेड।
ठीक है, अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू मैम। ओके, थैंक वेलकम। यू मैम। ओके।